नमस्कार, मैं वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीदी फाउंडेशन। आप सभी का ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज 107th में स्वागत करती हूँ। 100 का हमने मार्क पूरा किया है, यह इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। सपना भाभी और मेरे साड़ी पहनाने के पैशन ने हमारे को इकट्ठा किया और एक हमारा इंडिया साड़ी चैलेंज करके फेसबुक ग्रुप फॉर्म हुआ 2015 में, और उससे देवदीदी फाउंडेशन की शुरुआत बड़ी धमाकेदार हुई। द फर्स्ट एवर साड़ी फ्लैश मॉब विच कॉट द आईज ऑफ मिलियंस। और हमारे को लोटस फैशन वीक में इनवाइट किया गया टू शो आवर लव एंड पैशन फॉर साड़ीज, द रिस्पेक्ट फॉर दी 6 yards। You'll all be amazed। हमारा ये 4.5-5 साल का जो सफर है, ये नई नई ऊंचाइयों को छूता गया, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग हमसे टाइम टू टाइम हमारे छोटे छोटे इवेंट्स को लेके जुड़ जाएंगे। Seeing our real passion to revive the heritage of India, our glorious heritage of India, where we are trying to revive the culture and empower the women of all sectors of society। और इस तरह से जब हमारी देवदीदी फाउंडेशन की शुरुआत हो गई, तो हमने एक साड़ी की मुहिम तक इसको सीमित नहीं रखा। It has now become a socio-cultural organization where we are not only empowering women from all sectors, but we are actually very conscious to our environment also। और उसके लिए हम टाइम टू टाइम वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, ट्री प्लांटेशंस, एंड वी ट्राई कि लोगों को जनरल एनवायरनमेंट के बारे में, लाइक सेइंग नो टू प्लास्टिक, अवेयरनेस क्रिएट करें, जिससे हम अपने फिजिकल इवेंट्स में शो भी करते हैं। वी आर नॉट यूजिंग एनी प्लास्टिक इन देवदीदी फाउंडेशन। अगर हमारा जो भी सोशल इवेंट है, वी ट्राई कि हम अपने स्टील के बर्तन, नो प्लास्टिक, नो पेपर, वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट। और देवदीदी ह्यूमैनिटेरियन बैंक, इट्स अ वेरी वेरी main I can say an arm of Devditi Foundation, where we are trying to bridge the gap between the haves and have-nots। और ये हम आप सब जैसे लोगों के सहयोग से ही कर पा रहे हैं। We try कि जितने लोग हमसे जुड़े वो हमारे को इस काम में हमारा सहयोग दें और आगे हम लोगों की हेल्प कर सके जितना हम कर सकते हैं। In our recent work, we have built toilets in a remote school in Uttar Pradesh. Then we have given them green boards, and हमने पीएम केयर में भी अब की बार कोविड सिचुएशन में we have donated whatever we could, and then हमने अभी एयर फोर्स स्कूल में स्कॉलरशिप भी दी। तो all these small little affairs we keep doing just to help the others। and इसमें देवदीदी फाउंडेशन में आप लोग सब जुड़ के हमारी भी मदद कर सकते हैं और आगे लोगों की भी। तो ये तो था देवदीदी फाउंडेशन के बारे में। और अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी सपना खंडेलवाल, जो मेरी भाभी हैं, को फाउंडर ऑफ देवदीदी फाउंडेशन, अ वेरी वर्सेटाइल लेडी विद अ वाइड विजन। सपना इज अ राइटर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एट Amazon, अनलीश द शक्ति विदिन, where she has showcased very many people जो फेसबुक ग्रुप चलाते हैं उनके बारे में लिखा, बड़े बड़े ग्रुप्स चलाते हैं, and she actually में got recognition because of them। So and a jeweler by profession for last 30 years। और हमारे मुहिम के साथ, हमारे इथोस के साथ साथ चल रही हैं इनकी ज्वेलरी की भी। She tries and renovate and redo the old jewelry। And here is Sapna, over to you with the national calendar। Thank you वंदना दी, thank you very much। और मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? जरा इशारे से बता दीजिए। अच्छा, तो आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवदीदी की जर्नी में आप और हम बराबर के सहयोगी हैं और सब लोगों को साथ जोड़ते हुए चलते हैं, है ना। तो आज की जर्नी बड़ी स्पेशल है और आज जो हम डिस्कस करेंगे उनके फाउंडर्स भी यहाँ पे आए हैं। कहने का ये मतलब है कि हम लोग सब जानते हैं कि नेशनल फूल क्या है, नेशनल एंथम क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल बर्ड क्या है, सब कुछ तो हमें पता है क्योंकि हमें स्कूलों में ही सिखाया गया। जब हम छोटे थे घरों में हमारी माएँ सिखाती थी और स्कूल्स में हम जाते थे तो हमें स्कूल में सिखाया जाता था, परंतु हमें नेशनल कैलेंडर के बारे में किसी ने कभी कुछ नहीं बताया। और हमने जो चलता आ रहा था ना, जिसे कि हम कहते हैं, जो अभी तक हम समझते थे
इनफैक्ट 15 दिन पहले तक भी मुझे नहीं पता था कि कोई और कैलेंडर भी है। हम ये जानते थे कि पंचांग होते हैं, हमें ये पता था कि हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे जो त्योहार होते हैं, वो इंग्लिश कैलेंडर में नजर नहीं आते। तो ये तो हमें पता था कि हमारे त्योहार कहीं और से आते हैं हमारे पास, है ना। पर हमें ये नहीं पता था कि कोई नेशनल कैलेंडर नाम की कोई चीज है। इन एनी केस, चलिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी शुरू करते हैं। कैलेंडर क्या है, होता क्या है, कब बना, क्यों बना, किसने बनाया, और इसकी यात्रा कहाँ रही, क्या रही, कहाँ रही, और हम हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में पहले क्या करते थे और आजादी के बाद हम क्या करने लगे अपने इसी कैलेंडर के स्वरूप को लेके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो लास्ट के 15 मिनट हम उसके लिए रखेंगे, और अगर आप लोग बीच में कुछ पूछना चाहें तो प्लीज चैट पे डाल दीजिए, क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है, मुझे आप लोगों की आवाज आएगी नहीं। एट द मोमेंट सब म्यूट पे हैं, तो जो भी आपको कहना है चैट पे लिख सकते हैं या बाद में पूछ सकते हैं। तो मैं अब शेयर करना चाहती हूँ अपनी स्क्रीन, और मैं ले चल रही हूँ आपको दिखाने के लिए जो मैंने प्रिपेयर करी है, ये कैलेंडर की यात्रा। तो मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिए। जैसे कि एक मिनट, तो अब आप लोगों को सिर्फ मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अब ये जो कैलेंडर की यात्रा है, ये हम लोग ये समझना हमें जरूर पड़ेगा कि हमें कैलेंडर बनाने क्यों पड़े। हम जब अपने दिन को देखते हैं, और जब हम, अगर कोई खेत में ही ऐसे बैठा हुआ है, या अगर कोई सुबह से शाम तक अगर आप बैठे भी रहेंगे ना, तो भी आपको पैसेज ऑफ टाइम नजर आ जाता है कि सुबह हुई थी, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई और रात हुई, और यही काल चक्र निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने, एक मिनट, ये, तो जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों को ये समझ में आ गया था कि ऐसा कुछ है जो हमेशा बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है। और उन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी के जरिए सारे सैटेलाइट्स को देखते हुए, प्लैनेट्स को देखते हुए, तारों को देखते हुए, चंद्रमा की यात्रा को देखते हुए, सूरज की यात्रा को देखते हुए बहुत कुछ स्टडी करा। और उन्हें जरूरत क्यों पड़ी स्टडी करने के लिए? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो पहले थे हंटर्स, और हंटिंग करने के बाद जो कुछ उन्हें मिलता था, तो जितना दिन रहता था उसी के हिसाब से वो हंट कर पाते थे। जब खेती शुरू हुई, एग्रीकल्चर शुरू हुई, तो उसके बाद एक अलग आयाम में उन्हें उतरना पड़ा। उसके लिए उन्हें बहुत कुछ स्टडी करना पड़ा। एक सेकंड मुझे आपको देना पड़ेगा, ये स्लाइड आगे नहीं हो रही है। भाभी, सॉरी। अच्छा, जरा सा कुछ स्लाइड में इशू आ रहा है, एक सेकंड में भाभी, करती हूँ। कैन यू गिव परमिशन टू रिकॉर्ड? हेलो वंदना दी, उनके हेडफोन लगा ना, शी कांट हियर यू। तो कैन वी गिव द परमिशन टू रिकॉर्ड? दिस इज राष्ट्रीय। वंदना दी, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, सबकी आ रही है। वंदना दी, only co-host can record. I don't think we can We have to give them co-hosting, RDPM. एक सेकंड, कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ भाभी, RDPM wants to record the program, तो can you give him the hosting? हम शेयर कर देंगे, अब नहीं हो पाएगा, हम शेयर कर देंगे, बोल दीजिए, शेयर कर देंगे, है ना? हाँ, ओके। तो एक सेकंड, मुझे लग रहा था कि कहीं कोई कुछ कह रहा है, इसलिए मैं वो हो गई, बीच में रुक गई। तो ये जब चंद्रमा की यात्रा को सब देखने लगे, चंद्रमा जब देखते थे रात को एक पर्टिकुलर स्थान पे,
हमारे पूर्वजों को समझ में आने लगा कि चंद्रमा निरंतर चलता जा रहा है, और जब उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू करा तो 30 दिन की यात्रा निकली ये चंद्रमा की। तो ये है एंशिएंट मार्कर्स। इस तरीके के हड्डियों के ऊपर या पत्थरों के ऊपर या खुदाई करके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते थे और चंद्रमा की यात्रा के लिए मार्कर्स बना रखे हैं। हमारे पूर्वजों में बहुत जबरदस्त दिमाग था, बहुत जबरदस्त उन्होंने स्टडी करी थी, अध्ययन करा था, और ऋषि मुनि महात्मा थे जो गहन निरंतर अध्ययन में लगे रहते थे। इस तरीके का नाइलोमीटर जो आप देख पा रहे हैं ये बना था इजिप्ट में। नाइल रिवर पे बहुत जबरदस्त फ्लड्स आते थे और वो पूर्व उन एंशिएंट्स ने डिस्कवर करा था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब फ्लड्स आते हैं तो उससे वो लोग अपना बचाव कैसे कर सकें। तो उन्होंने इस तरीके के यंत्र बनाए थे। ये जो बीच में आपको ये पिलर दिख रहा है और साइडों में सीढ़ियां दिख रही हैं, ये मार्कर्स थे। उन मार्कर्स के जरिए वो समझ पाते थे पानी के बहाव कब कितना आता है, उसके आधार पे कैलकुलेशन करते थे वो एक पर्टिकुलर साल के लिए। अभी तक हमने डिस्कस करा कि क्या क्या तरीके हैं एक वर्ष को नापने के लिए, एक साल को नापने के लिए, है ना। उसमें सबसे पहले चंद्रमा की यात्रा के हिसाब से, फिर था पानी की यात्रा के हिसाब से, अब सूरज की यात्रा के हिसाब से, सूर्य की। तो उसके लिए हमारे देश में एंशिएंट इंडिया टाइम से बहुत जबरदस्त काम हुआ है इस दिशा में। और बहुत तरीके से सन डायल्स बनते थे जिस पॉइंट पे सूरज अब है, पूरे एक वर्ष के बाद अगर वो उसी स्थान पे आ जाता था तो तब जाके वो मानते थे कि वो वर्ष पूरा हो गया। इसी तरीके से ये जो बना हुआ है ये एनालिमा बोलते हैं। ये इसको मेजर करने के बहुत आसान तरीके हैं। कोई बहुत बड़ी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ी लैब नहीं चाहिए, बहुत ही आसानी से। अब ये देखिए, एक फर्श के ऊपर ट्रैकर बनाए हुए हैं और साइड में सारे महीने लिखे हुए हैं और बीच में सूरज की यात्रा, सूर्य अपनी यात्रा कैसे करता है। और उसी के लिए ये भी है एक लेंथ ऑफ टाइम, जो हम इंग्लिश में कहते हैं लेंथ ऑफ टाइम। यही है एक छड़ी को लगा के हर रोज एक पर्टिकुलर समय पे उसकी शैडो कहाँ पड़ती है, उस शैडो के हिसाब से नापा जाता था। जब पर्टिकुलर वो वर्ष के साथ कैलकुलेशन की जाती थी। हमने देखा कि चंद्रमा से नापते थे वर्ष को, सूरज से नापते थे वर्ष को, और स्टार्स से, तारों से। जब हम ऊपर आसमान में देखते हैं तो हमें लगता है कि तारे घूम रहे हैं, परंतु अब हमें समझ में आया, साइंस ने हमें ये बताया, हमारे पूर्वजों ने हमें ये बताया कि धरती घूमती है, ना कि तारे। तारे वहीं रहते हैं, परंतु एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर होराइजन पे कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे वो लोग होराइजन पे, सनसेट पे या सनराइज पे जब वो लोग रोज देखते थे ओवर अ लेंथ ऑफ टाइम, तो तारे जब कब कौन सा नक्षत्र पूरा घूम के वहां पे आ जाता था, उससे वो लोग सूरज की वर्ष को नापते थे। तो ये कुछ तरीके थे। अब मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयर को, और मैं ले चलती हूँ आपको दूसरी तरफ। तो ये हैं कुछ तरीके, एक मिनट, ये है कुछ तरीके नापने के लिए कि वर्ष क्या होता है। अब ये क्यों जरूरी था, वर्ष की यात्रा को नापना जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी था कि जब पहले हमारे पूर्वज हंटर्स थे, तब वो जानना चाहते थे कि उनके पास कितना समय है हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। जब हमारे पूर्वज एग्रीकल्चर में आए, खेती में आए, तो बहुत जरूरी था उन्हें ये पता करना कि फसल को कब बोना है और फसल को कब हार्वेस्ट करना है और नेक्स्ट फसल कब लगानी है। उसके लिए बहुत जरूरी था उनको वर्षा ऋतु का पता होना, सीजन्स का पता होना, और ये पता करना नेविगेशन का, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए समय कब उपयुक्त है, कब उपयोगी है, ये बहुत जरूरी था।
ये उनको पता करने के लिए। इसीलिए वो लोग तरह तरह के ट्रैकर्स बनाते थे। ये ट्रैकर्स बनाने का यही माध्यम था और यही जरिया था। ये तो हुई कहानी जो हमारे एंशिएंट्स करते थे। अब मैं ले चल रही हूँ आपको एक दूसरी यात्रा पे, उस यात्रा पे जहाँ पे हिंदुस्तान, जो एंशिएंट हमारे इंडिया थी, जो एक नॉलेज की सिविलाइजेशन थी, और बाहर से इन्वेडर्स आके न जाने कौन सी नॉलेज हमारी ले जाते रहे और अपने बता के हमें वो नॉलेज अब देते हैं। तो हम चलते हैं हम रोम में। हुआ ये कि सबसे पहला जो किंग था रोम का, रोम्युलस, कहते हैं कि उनके नाम से रोम बना। जब रोम बना तो उनको अपना कैलेंडर बनाना था, तो उन्होंने इजिप्ट को जब उन्होंने कब्जा करा और इजिप्शियन कैलेंडर को उन्होंने अपनाया और उसको उन्होंने रोमन कैलेंडर बना दिया। अब इजिप्ट का कैलेंडर कहाँ से आया था? इजिप्ट का कैलेंडर भी इंडिया से ही आया था। इंडिया, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, ये सारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, इन सब में बहुत सारा कल्चरल एक्सचेंज भी था, नॉलेज एक्सचेंज भी था। और क्योंकि हमारा देश बहुत हाई एस्ट्रोनॉमिकल एडवांसेस में था और बहुत तरक्की में था उस समय, तो बहुत कुछ ऐसा था जो हमारे देश से इन देशों में गया। तो हम चल रहे हैं रोम्युलस। तो रोम्युलस ने जब कैलेंडर का गठन किया, उसको उन्होंने रोमन कैलेंडर कहा। अब रोमन कैलेंडर बना तो लिया उन्होंने, परंतु ना तो उनकी गणना इतनी स्ट्रांग थी, ना उनकी अरिथमेटिक इतनी स्ट्रांग थी, ना मैथमेटिक्स, ना एस्ट्रोनॉमी। तो अब उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें पता था उन सोलर ईयर और लूनर ईयर में उन्होंने कोई तालमेल बैठाया नहीं। हमारे यहाँ जब 60 महीने यानी कि 5 बार सोलर यात्रा जब होती है, 12 महीने की एक सोलर यात्रा है, जब ये 5 बार होती है तो 60 मंथ्स में कहते हैं कि सूरज 5 बार जाता है। तो उधर 62 महीने लगते हैं मून को जाने के लिए। तो एट द एंड ऑफ 5 years 2 एक्स्ट्रा मंथ्स होते हैं, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर उसकी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो बाद में कैलकुलेशंस में बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी तो हमें सुनने में बहुत इजी लग रहा है, सिर्फ 2 ही तो महीने हैं 5 साल में, परंतु जब आप हजारों साल की गणना करते हैं तो सारा कुछ हेवायर हो जाता है। तो हमारे पूर्वजों को ये पता था, और ऋग्वेद में वर्णन है अधिक मास का। हमारे पूर्वज एक अधिक मास को इन अ पीरियड ऑफ 60 months 2 बार करते थे, यानी कि 2.5 साल के बाद एक बार और फिर 2.5 साल के बाद एक बार। इस तरीके से अधिक मास का प्रावधान करके वो सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर का तालमेल बैठा देते थे। परंतु ये उन लोगों को तो पता नहीं था। उन लोगों ने कॉपी तो यहाँ से कर लिया, परंतु अक्ल चाहिए, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, तो वो थी नहीं। अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको उस जर्नी पे ले चल रही हूँ जो उन लोगों ने करा था। अब ये देखिए, एक सेकेंड। तो जब जैसा मैंने अभी आपको बताया था, उन्होंने बना लिया रोमन जो ये किंग रोम्युलस थे, उन्होंने बेबीलोन और सुमेरिया का जो इवेंचुअली इंडिया से आया कैलेंडर तो अपना लिया, और फिर नाम उन्होंने उसके रखे अलग अलग देवी देवता के ऊपर। मार्शियस था मार्स के ऊपर, एप्रिलिस बनाई उन्होंने एफ्रोडाइट गॉडेस के ऊपर, मे बनाया माइया रोमन गॉडेस के ऊपर, क्विंटिलिस, उसके बाद उनके तो देवी देवता खत्म हो गए। हमारी तरह 33 करोड़ देवी देवता उनके पास थे नहीं, उनके पास बहुत लिमिटेड देवी देवता थे। तो उन्होंने 5वें महीने का नाम रखा क्विंटिलस, 6ठे महीने का सेक्सटिलिस यानी कि 6, सितंबर हो गया सप्तम 7th मंथ, अक्टूबर हो गया 8th मंथ। ऐसे करके सिर्फ 10 महीने बनाए। 10 क्यों? क्योंकि रोम्युलस जो किंग थे इनको 10 बहुत पसंद था। अब 10 तो इन्होंने बना दिया, बच गए 61 दिन। अब इतने सारे दिन बच गए और उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो दिन का क्या करें। अब इनके बाद आए किंग न्यूमा। किंग न्यूमा को ये लगा कि इन्होंने जो इनके पहले के किंग थे तो सब गड़बड़ बना के चले गए और उन्होंने 61 दिन बीच में छोड़ दिए। तो न्यूमा को पसंद था बहुत ऑड नंबर्स, तो इन्होंने 2 और महीने ऐड कर दिए जो
मार्च से पहले जनवरी और फरवरी, और फिर भी कुछ दिन बच गए, उन्होंने उसको लीप डे बना दिया। अब कहते तो ये हम लोगों को हैं कि तुम्हारे ब्राह्मण और तुम्हारे प्रीस्ट और तुम्हारे ये इतना कुछ करते थे, वहां पे भी कहानी कुछ इससे ज्यादा अच्छी नहीं थी। दूसरों को कहना बहुत आसान है, परंतु जो अपने पद्धति में होता है वो कोई बताता नहीं है। अब वहां पे क्या क्या हुआ, जब ये किंग नूमा ने ये कैलेंडर का तो चेंज कर दिया, परंतु कैलेंडर्स आम जनता को नहीं मिलते थे, सिर्फ मिलते थे सिर्फ प्रीस्ट के पास होते थे। और जब वो प्रीस्ट का मन आता तो वो महीना बढ़ाता, और जब मन आता तो नहीं बढ़ाता। अगर किसी से उसे पार्शियलिटी करनी होती तो वो महीना छोड़ देते थे। तो इस तरीके से बहुत अराजकता फैलने लगी, बहुत लोग परेशान होने लगे। उसके बाद आए किंग जूलियस। अब ये जूलियस सीजर ने कहा कि ये भी कोई रिफॉर्म करेंगे, कोई रिफॉर्म करेंगे। और इन्होंने क्या किया, जो क्विंटिलस का महीना था ना, तो इन्होंने थोड़े से दिन बदले, पद्धति बदली, और जो क्विंटिलस का महीना था इन्होंने कहा कि उसका नाम जुलाई दीजिए और वो मेरे नाम से होगा, क्योंकि मैंने कैलेंडर का रिफॉर्म करा है। कैलेंडर को रिफॉर्म करने के लिए, लूनर और सोलर को मिलाने के लिए उन्होंने वो पर्टिकुलर वर्ष 445 डेज का बना दिया। सारी जनता रोम की बहुत परेशान हो गई, इतना दिन हो गया उसको, आज तक वो लोग ईयर ऑफ कंफ्यूजन कहते हैं। और जब लोग इतने परेशान हो गए, लोगों में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई, और 2 साल के अंदर किसी ने उनका असैसिनेशन कर दिया। परंतु तब तक रोमन कैलेंडर में जुलाई बन चुका था जूलियन के नाम, जूलियस सीजर के नाम से, और इसको कहा जाने लगा जूलियन कैलेंडर। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आए किंग ऑगस्टस। मैं अभी आपसे क्या शेयर कर रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ ग्रेगोरियन कैलेंडर की कहानी। ये क्यों सुनना जरूरी है, इसलिए सुनना जरूरी है कि हमारे देश के ऊपर ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ही अभी तक थोपा हुआ है ना। जब तक हम इसे जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि क्या क्या फ्लॉज हैं इसमें, तब तक हम करेक्टिव स्टेप्स नहीं ले सकते। तो जब ये किंग ऑगस्टस आए, किंग ऑगस्टस ने ये कहा कि जो भी जूलियस ने, सीजर ने रिफॉर्म्स करे थे, और रिफॉर्म्स की जरूरत है। उन्होंने लीप ईयर और इंट्रोड्यूस करा। उन्होंने कहा कि हर 3 साल में लीप ईयर होगा, क्योंकि लूनर और सोलर को मिलाना था। और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करे, और उन्होंने उस पर्टिकुलर ईयर में 10 दिन उड़ा दिए। जैसे कि अगर आज 1 है तो कल ही 11 हो जाएगी। तो जब लोगों को ये पता लगा कि 10 दिन उड़ गए उनके कैलेंडर में से, लोग बहुत परेशान हुए। किसी ने कहा हम तो रेंट नहीं देंगे, किसी ने कहा हमें ये पसंद नहीं, हमारे जीवन के 10 दिन चले गए। ऐसे करके बहुत उस समाज में उस समय बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। किंग ऑगस्टस के ये करने के बाद पर फिर भी ये रूल लागू हुआ, और जो 7th मंथ था, 6th मंथ था जुलाई के बाद, उसे अगस्त का नाम दिया गया। और उसको, क्योंकि जुलाई में 31 डेज थे जो उन्होंने फरवरी से चुराए थे। अब ऑगस्टस कहते हैं कि मैं तो जूलियन से बड़ा किंग हूँ, तो मेरे महीने में भी 31 डेज होंगे। तो बेचारे फरवरी में से फिर दिन ले लिए गए। जो फरवरी इसीलिए 28 या 29 दिन की होती है, क्योंकि एक दिन चला गया जुलाई में और एक दिन चला गया अगस्त में। तो इस तरीके से हम पहुंचे हैं किंग ऑगस्टस के बाद। उसके बाद ग्रेगरी पर बात पहुंची। ग्रेगरी थे पोप। रोमन सिविलाइजेशन खत्म हो गई, क्रिश्चियनिटी आ गई। क्रिश्चियनिटी को अपना वजूद दिखाना था। पोप जो थे ग्रेगरी, उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा धर्म का मजाक बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि जो ईस्टर स्प्रिंग में होनी चाहिए थी, बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स, ना जाने ईस्टर कहाँ चली गई। ईस्टर का समय बदल गया, ईस्टर विंटर्स में होने लगी। तो ये ग्रेगोरियन रिफॉर्म है जिसके नाम से ये कैलेंडर पड़ा है। ये ग्रेगरी कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ ईस्टर की डेट को एस्टैब्लिश करने के लिए बना था। और इसका मेन रीजन ये था कि ये लूनर और सोलर को तो मिलाए और एस्टैब्लिश कर सके कि ईस्टर कब होगी। तो ग्रेगोरियन रिफॉर्म्स के करने के बाद ये जो कैलेंडर है, ये कैथोलिक कंट्रीज ने तो बहुत इजीली मान लिया, पर प्रोटेस्टेंट कंट्रीज मानने को तैयार नहीं थी। जो यूके, जो ब्रिटेन ने हम पे राज करा है बरसों,
ये ग्रेगोरियन रिफॉर्म के भी 200 साल बाद तक यूके ने इसे माना नहीं था। 200 इयर्स तक के बाद भी इंग्लैंड में प्रोटेस्ट होते रहे, इन्होंने ये ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं माना। परंतु फिर अराउंड 1750 में ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूके ने माना। द लास्ट कंट्री वाज इन यूरोप वाज ग्रीस, और चाइना ने तो 1949 में इसे अडॉप्ट करा है। अब मजे की बात यह है कि हमें ये बताया गया कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, है ना, एंड दैट्स व्हाई वी इन इंडिया हैव टू अबाइड बाय इट। जब हमारे देश में आजादी हुई 1953 में, नेहरू जी ने एक कमीशन बैठाया कि हमारे देश को आजादी मिल चुकी है और हमारे देश में बहुत विभिन्न तरीके के कैलेंडर्स हैं, परंतु एक हमें यूनिफॉर्म कैलेंडर पे आना होगा। और यूनिफॉर्म कैलेंडर पे हमें इसलिए आना चाहिए कि पूरे हमारे देश में एक पर्टिकुलर समय पे, स्थान पे त्योहार और सारे रिलीजियस और सिविल चीजें को एक ही समय पे हम कर पाएंगे। तो उन्होंने उसमें मेंशन करा है, जो उन्होंने लेटर लिखा है इस कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी को, उन्होंने मेंशन करा है कि ये जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये वर्ल्ड वाइड माना जाता है। इसमें फ्लॉज जरूर हैं, परंतु ये क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड माना जाता है इसलिए हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड ही सॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस कैलेंडर रिफॉर्म कमिटी। अब ये कैलेंडर रिफॉर्म कमिटी बनी थी, मेघनाथ साहा जी के अंडर बनी थी। मेघनाथ साहा जी वाज अ वेरी फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट, और उन्होंने बहुत अध्ययन करा, 4 साल तक इस पे काम हुआ उन्होंने। और इसके बाद जो नतीजे पे वो लोग पहुंचे, इस नतीजे पे पहुंचे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर साइंटिफिकली ठीक नहीं है, सिविल पर्पसेस के लिए भी ठीक नहीं है, रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी ठीक नहीं है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को की जगह जो हमें यूज करना चाहिए वो है शक कैलेंडर, वो है सौर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर। तो जो उन्होंने उस समय जो रिफॉर्म्स बताए थे कैलेंडर के ऊपर, उस समय की गवर्नमेंट ने उसे मान लिया था, और ये हुआ था कि ग्रेगोरियन कैलेंडर भी चलेगा और साथ में ये शक कैलेंडर भी चलेगा। परंतु ना जाने हिस्ट्री में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, धीरे धीरे, बहुत आई डोंट थिंक इवन धीरे धीरे, तुरंत ही खत्म हो गया और सिर्फ ग्रेगोरियन कैलेंडर का अस्तित्व हो गया। जब हम स्कूलों में थे तो हमें ये जो हिंदी के महीने हैं फ्लीटिंगली सिखाए गए थे, पर इट वाजंट इम्पोज्ड, वी ऑलवेज थॉट, because the schooling being in English, being in the convent medium schools, it was always about the Gregorian calendar. तो जो सोच है हमारी, जो सोचने का नजरिया है, वो सारा का सारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। तो अब अगर कोई कहता है कि अपने आप को बदल के उस समय आप उसमें फिट करना है, इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। जैसे हम लोगों ने बहुत चेंजेस देखे हैं लाइफ में, हम ही लोगों ने, जो आजादी के बाद हमारे बड़े बताते हैं कि 1 रुपए में 16 आने होते थे, अब 1 रुपए में 100 पैसे हो गए। जो मेट्रिक सिस्टम हमारे यहाँ लगा, या हाल ही की बात है जो हम लोगों ने डीमोनेटाइजेशन देखा, या जो हम लोगों ने जैसे बॉम्बे मुंबई हो गया, सारे नाम बदले गए, उसी तरीके से ये भी होगा। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा जुड़ के, शिद्दत के साथ। अब मैं ले चलती हूँ आपको ये समझने के लिए कि ये है क्या, हमारे देश में इतने सारे कैलेंडर्स क्यों थे। ये जो सुनने में आता है वो तो मेनली विक्रम संवत सुनने में आता है या शक संवत, परंतु अगर कोई अध्ययन करे तो ये पता लगता है कि सप्तऋषि संवत भी है। और ना जाने क्योंकि हमारी हिस्ट्री इतनी एंशिएंट है, इतने युगों से और इतने कालों से चली आ रही है, और जब अगर आप वेदों का या पुराणों का अध्ययन करते हैं तो अलग अलग मेंशन अलग अलग जगहों में, तो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न ये हो जाती है कि क्या, कैसे, किस तरीके से सामंजस्य बैठाना। परंतु यही तो है जो इतनी पुरातन एक सभ्यता है वो आजमा चुकी है कि क्या चीजें वर्क करती हैं और क्या चीजें वर्क नहीं करती। तो मैं अब ले चल रही हूँ आपको, दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 सेकेंड दीजिए मुझे।
अच्छा, ये भी बड़ा फैसिनेटिंग है। ये जो दिनों के नाम इन्होंने रखे थे, सैटर्न के ऊपर से सैटरडे रखा था, और संडे था सन के ऊपर से, और मंडे इन्होंने मून से लिया था, और बाकी के जो 4 दिन थे इन्होंने लिए थे, ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि ये अब एंग्लो सैक्सन नाम रखेंगे। तो ट्यूसडे पे इन्होंने टिव नाम की इनके कोई देवी देवता थे, वेडनेसडे वोडन पे, और थर्सडे थॉर पे, और फ्राइडे फ्रिग पे। इस तरीके से था। पोप ग्रेगरी के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ आपको। और नेविगेशन में सिर्फ मात्र 1707 में इंग्लैंड ने कहा था, बहुत बड़ा प्राइज रिवॉर्ड दे रहे थे कि अगर कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने ऑफर करा था कि सेफ नेविगेशन बताएगा तो उसे बहुत बड़ा प्राइजेस देंगे। इन्हें लैटिट्यूड पता नहीं थी। अब हम चल रहे हैं वैदिक लिटरेचर के ऊपर। अभी तक हमने रोमन कैलेंडर स्टडी कर लिया। हमारे वैदिक लिटरेचर बार बार ये कहता है, हमें बताता है कि क्रोनोलॉजी, साइंस ऑफ टाइम हजारों साल पहले थी क्रिश्चियन एरा से हमारे पास। प्लैनेटरी मोशंस, कॉन्स्टलेशंस, एक्लिप्स कब होगा, सॉल्स्टाइसेस, सीजन्स, वैदिक एज के शुरुआत से ही हमारे पास है। दिन को कैसे बांटा जाएगा, फोर्टनाइट कैसे बंटती है, और हफ्ता कैसे बनता है, सप्ताह देश पूरे विश्व को भारत ने दिया है, और लूनी सोलर कैलेंडर कैसे बनेगा, ये सारा हम ही ने बताया है। अब इसके बाद आते हैं हम, दिखाना मैं ये चाह रही थी आप लोगों को, सूर्य सिद्धांत और वेदांग ज्योतिष। और ज्योतिष में हमारे यहाँ परंपरा थी, नक्षत्र दर्शक होते थे, स्टार गेजर्स, जो उनका सिर्फ काम ही ये था, मेटिकुलसली रिकॉर्ड करते थे फेजेस ऑफ द मून इन रेफरेंस टू द फिक्स्ड कॉन्स्टलेशन। इसी तरीके से हमारे एंशिएंट इंडिया में मेथड्स थे सीजन्स के लिए, और इंटर कैलोरी मंथ्स, जो एक्स्ट्रा मंथ्स होते हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए। ये मैंने आपको बताया ही था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कमेटी को बताया था कि ये 30 कैलेंडर हैं, और इन 30 कैलेंडर में से, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत बटी हुई थी, अब आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या चीज अब लागू होनी चाहिए। ये है मेघनाथ साहा, और इनकी जो इन्होंने कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई थी, उसके बारे में जो रिपोर्ट है, और ये इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है कि द ग्रेगोरियन कैलेंडर विच इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इज वेरी अनसाइंटिफिक एंड इनकन्वीनियंट। अब उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि भारतीय सौर शक के ऊपर चैत्र हमारा पहला महीना होना चाहिए, और नॉर्मल दिन 365 के होंगे, और लीप ईयर में 366 के होंगे, और शुरू होना चाहिए चैत्र में, है ना। अब इस तरीके से जब ये रिकमेंडेशन दी गई थी, तो गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन मान ली थी, और उन्होंने इसे एट पार रखा था नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, और उन्होंने ये कहा था कि हर जगह वो यूज करेंगे, गैजेट ऑफ इंडिया में, और हर तरीके से जहां पे उनकी कम्युनिकेशन होगी, खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या पब्लिक के लिए। अब जो ये मंथ्स ऑफ द नेशनल कैलेंडर हैं, ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन, और वर्षों के ऋतु के हिसाब से ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर और वसंत। जो अंग्रेजी कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये सिर्फ 3 सीजन्स का होता है। हमारे ट्रॉपिकल लैंड में 6 ऋतु हैं, अलग अलग 6 ऋतु हैं, और 2-2 महीने की हैं, और हमारे ऋतुओं के हिसाब से हम चलते हैं तो सीजन्स बिल्कुल वैसे ही बैठते हैं। शरद, और जैसे अब बिल्कुल अगर हम अपने कैलेंडर से चलते हैं, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से चलते हैं तो हमें वो भी नहीं मिलता। अब ये प्रॉब्लम हमारी है कि जो कुछ बाहर से आता है वो सब कुछ हमें ठीक लगता है, जो कुछ बाहर से नहीं होता वो हमें ठीक नहीं लगता। Eventually, Gregorian calendar, it was a reform on Augustan calendar, which was a reform on Julian calendar, which was a reform on the Roman calendar, which came from the Greek, from Babylon and Indian connections. इस तरीके से
हम अब पहुंचे हैं, ये है जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, ये एक वैदिक कैलेंडर है, ये है राष्ट्र दिन दर्शिका और ये है अगस्त कैलेंडर। अब ये राष्ट्र दिन दर्शिका के बारे में हम बात करेंगे। अब आप देख रहे हैं कितनी इंफॉर्मेशन होती है हमारे अपने कैलेंडर्स में, है ना। अब मैं दोबारा स्क्रीन को स्टॉप शेयर कर रही हूँ। हमारे जो कैलेंडर्स हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, ना कि सिर्फ तारीख लिखने के लिए होते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमें डे टू डे लाइफ में हेल्प करती है लिव करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन जरूरी है हमारे जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए, जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए, रिलीजियस पर्पसेस के लिए और सिविल लाइफ के लिए। और जो कैलेंडर जो हमारी लाइफ के साथ सिंक में ही नहीं है, जो इसका वजूद हमारी लाइफ के साथ नहीं है, अगर हम उसे इस्तेमाल करते जाते हैं तो होता क्या है? होता ये है कि आप अपने ही पद्धति से, अपने ही देश से, अपनी ही संस्कृति से विमुख होते चले जाते हैं। जैसे कि हम सब हुए, जब हमें पता ही नहीं था, और अगर हमें नहीं पता होगा तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? बच्चे तो वही देखते हैं, वही करते हैं जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं करते हुए। अगर आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और तो उसका कोई फायदा नहीं होता। जैसा आप जीवन जीते हैं वैसे बच्चे फॉलो करते हैं। अब जब हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि महीनों के क्या नाम है, होता क्या है जब ये दिखने में छोटी छोटी चीजें लगती हैं, परंतु अपनी सभ्यता और संस्कृति से एलियनेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है। जब हमने ये ग्रुप शुरू करा था देवदीदी फाउंडेशन, या जब हमने इंडिया साड़ी चैलेंज फेसबुक ग्रुप बनाया, क्योंकि लोग साड़ियां नहीं पहनना चाहते थे। अर्बन सिटीज में, बॉम्बे में, दिल्ली में, चेन्नई में, बड़ी सिटीज में हिंदुस्तानी औरतें साड़ियां पहनना ओल्ड फैशन समझती थी, रिडंडेंट समझती थी। बिंदी लगाना, चूड़ियां पहनना बहुत बहनजी समझा जाता था। अपने ही देश की चीजों को करना, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन इतना आ चुका था, तो उसको अगर हमें उससे आगे बढ़ना था तो क्या तरीका था? आपको वो पाथ पे चलना होता है, वो काम करना होता है, सिर्फ कहना नहीं होता। जो काम करते चले जाते हैं फिर पीछे कारवां जुड़ता चला जाता है। तो यही है कुछ कैलेंडर की भी कहानी। अगर हम, मैंने कल, अभय जी मराठे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अब मैं राष्ट्रीय दिन दर्शिका के बारे में बात करूंगी। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ एक एक दो लाइन, क्योंकि 1 घंटा इनफ नहीं है, 45 मिनट्स इनफ नहीं है। जो हम विक्रम संवत और शक संवत सुनते थे वो होता क्या है? विक्रम संवत है, बना था विक्रमादित्य, 57 साल का फर्क है ग्रेगोरियन कैलेंडर में और विक्रम संवत में। 57 साल पहले ये राजा विक्रमादित्य थे जो बहुत दिग्गज थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था। तो हमारे देश की परंपरा रही है, हमने भगवान भी उन्हीं को बनाया जो बहुत अच्छा कर गए। जैसे राम, श्री राम जीवित थे, उनके बारे में सब कुछ है, हम देख सकते हैं। अब तो द्वारका भी मिल गई है। कृष्ण यहाँ पे थे, अवतार बन के आए थे और ऐसा जीवन जी के गए, हम सबको प्रेरणा दे के गए कि हम उनके रास्ते पे चलें। तो विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत पड़ा। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे थे। 57 साल का फर्क है ग्रेगोरियन कैलेंडर में और विक्रमादित्य में। कहते हैं उनके ही पौत्र ने शालीवाहन शक के बारे में बहुत कंफ्यूजिंग डिटेल्स है। शालीवाहन शक ने, विक्रमादित्य के पौत्र ने, शालीवाहन ने शकों को हरा के इसका शक संवत शुरू करा है। पर इसमें भी एक पूर्व शक भी आता है और एक आफ्टर शक भी आता है, क्योंकि हमारे यहाँ युगों का काल चक्र है, लीनियर स्केल नहीं है। जैसे ये वेस्टर्न फिलॉसफी में ये लोग डेट्स के ऊपर करते हैं, हमारे यहाँ है ही युगों का काल चक्र। तो शक संवत वहां से शुरू हुआ। शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर में जब मेघनाथ साहा की कमेटी बैठी तो उन्हें एक पर्टिकुलर डे मिला जहां पे दोनों को अलाइन कर सकते थे। तो वो मार्च 21 और या मार्च 22 लीप ईयर में वहां पे उन्होंने अलाइन कर दिया, और ऐसे करके हमारा ये सौर वर्ष शुरू हुआ। परंतु इसमें ल्यूनर कैलकुलेशंस भी पूरी हैं, क्योंकि हमारी सारी तिथियां, हमारे सारे त्योहार, हमारे सब कुछ नक्षत्रों के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से चलता है। तो अब हुआ ये कि वोडाफोन की कहानी मैं जैसे टच में आई, मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ। कहीं मैंने पढ़ा था कि वोडाफोन कंपनी से किसी ने कोई चेक दिया था,
और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा तो उन्होंने लिटिगेशन की और वो उसको ओवर रूल करवाया और कॉम्पनसेशन मिला, और उससे प्रेरित होके बहुत कुछ काम होने लगा है इसके बारे में। तो आज ही उनका मेरे पास फोन भी आया था और उन्होंने मुझसे बात भी करी, और मैंने पूछा था आप ही थे, तो उन्होंने कहा हाँ वो ही थे। तो हेमंत जी हैं, सरनेम एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये तो हुआ वोडाफोन की कहानी। और अभय जी मराठे एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने आरटीआई कर करके और अपनी ये जो दिनदर्शिका है ये मैं शेयर करती हूँ। ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका है, ये देखिए, ये सब हमारे जो दिग्गज हैं उनके बारे में है। और ये सारा ये जो कैलेंडर, ये पूरा का पूरा ये जो कैलेंडर है, ये पूरा आपको दिन बताएगा, दिन तारीख महीना जो हमारे चलते हैं। जैसे कि हमारा ये वर्ष चल रहा है 1942, 78 साल का फर्क है। जब हम कहते हैं, जैसे सपोज अगर हम आज कहते हैं कि 2020, तो 2020 कहाँ से, 2020 क्यों, क्या मापदंड है 2020 का? जीसस क्राइस्ट के होने के बाद से 2020 साल नापते हैं, तब हमें पता होता है कि आज 2020 है। तो हम जो भी कुछ आज करते हैं, हमें एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है जीसस क्राइस्ट का, क्योंकि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर लेके चल रहे हैं। अब ये है शक संवत, इसमें है युगाब्द 5122, यानी कि 5122 निकल चुके हैं, और ये वाला पर्टिकुलर साल है 1942, शक के एरा से 1942। इसके सारे महीने लूनर तिथि पे आधारित हैं, लूनर कैलेंडर पे आधारित हैं, और बिल्कुल जैसे मैंने ग्रीष्म और वर्षा और शरद और हेमंत डिस्क्राइब करा था, उसी तरीके से चलते हैं। अगर हम ऐसे चलते हैं, अधिक मास का प्रावधान होता है, तो हमारे सीजन्स, हमारे त्योहार उसी समय आते हैं। जैसे दिवाली एक समय विंटर में और एक समय गर्मियों में, ऐसे नहीं होगी। दिवाली उसी समय में आएगी, अक्टूबर से लेकर नवंबर, ग्रेगोरियन के पीरियड में, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने पूरा आइडेंटिफाई करके एक सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम इतनी फाइन ट्यूनिंग है कि एक सोलर ईयर और एक लूनर ईयर में पॉइंट डेसिमल के बाद कितने 6, 7, 8 डेसिमल के वहां तक की फाइन ट्यूनिंग है। बहुत जबरदस्त काम, बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशंस, बहुत जबरदस्त साइंटिफिक स्टडी हमारे कल्चर में हो चुकी है, जिससे ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका आधारित है। ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका का एक मंच बना हुआ है, जहां से ये सारे लोग मिलके, इनका यही पर्पस है, जैसे हम देवदत्ती के लिए काम करते हैं, हम साड़ियों के लिए काम कर रहे हैं, या हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका का जो मंच है वो इसी काम में जुटा हुआ है, कैसे इस कैलेंडर को पब्लिक रिकॉग्निशन मिले। देखिए, केसेस लड़ सकते हैं, हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, बैंकों से करवा सकते हैं, परंतु अगर आप और हम इसे लागू नहीं करेंगे, अगर आप और हम इसे यूज नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। जब तक ये डे टू डे लिविंग में नहीं आएगा, जब तक हम इसके प्रति एक आदर भाव से, जैसे हम अपने नेशनल फ्लैग के प्रति, नेशनल एनिमल के प्रति, नेशनल बर्ड के प्रति, जो भी हमारे नेशनैलिटी के प्रतीक हैं, जब तक वो आदर भाव हमारे मन में अंदर से नहीं आएगा, तब तक हम जुड़ते नहीं हैं। तो ये मुहिम क्या है? ये मुहिम वही है कि आपको उस आदर भाव के साथ अपनी ही संस्कृति से परिचित कराना, अपनी ही संस्कृति के बारे में बताना। अपनी ही संस्कृति के बारे में जब हम जुड़ने लग जाते हैं ना, तो ये भी डिफिकल्ट नहीं होगा। लगता है इनिशियली डिफिकल्ट है, जैसे मैंने अभय जी से पूछा था आज की कौन सी डेट है, मैं तो यही जानती हूँ 27 अगस्त 2020। तो उन्होंने मुझे बताया कि भद्रा का महीना है और 5 तारीख है और 1942 सन है। तो ये काम अगर मैं रोज करूंगी तो मुश्किल से 3-4 हफ्तों में ही सेट हो जाएगा सिस्टम। परंतु इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए विल पावर चाहिए। इसके लिए चाहिए I take pride in being an Indian. I take pride in all things Indian. और अगर ये लॉजिक और ये रीजनिंग आपको समझ में आ रही हो कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये खुद कैलेंडर बनाने वाले
वालों ने भी अप्लाई, अगर इतना ही अच्छा था तो 200 साल क्यों इंग्लैंड ने लगा दिए इसको अप्लाई करने के लिए? इंग्लैंड ने 200 इयर्स लिए, हमने ले लिया, हमारे ऊपर थोपा गया और हमने बहुत खुशी खुशी ले लिया। अगर इसमें हमें फ्लॉज समझ में आ जाते हैं तो क्यों नहीं हम अपने कैलेंडर के ऊपर अपने आप को ट्रेन करना शुरू करते हैं। और हम बड़ों को तो यही करना चाहिए, साथ में हमारी मुहिम ये होनी चाहिए कि स्कूलों में जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, जो जो जितना जितना योगदान दे सके अपने देश के प्रति किसी भी फील्ड में, ये तो यज्ञ है, जो जितना कर सकता है काम उसको उतना करना चाहिए और फिर सब अच्छा ही अच्छा है। तो अब मैं सेशन खोलती हूँ सब, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। बिफोर वी गिव इट टू अदर्स, मैं एक चीज भाभी के साथ सहमत हूँ कि जब तक हम खुद नहीं करेंगे हम किसी पे कह नहीं सकते कि यू फॉलो इट। जैसे हम बच्चों के अपने घर में ही टीचिंग करते हैं, तो मेरी भाभी से रिक्वेस्ट होगी कि आज से हम देवदीति फाउंडेशन का हिंदी अपने इस तरीके से ही करें, अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से करें। मुझे पता है काफी लोग अभी हम पे हंस रहे होंगे कि हम इतनी इंग्लिश का यूज कर रहे हैं और बात कर रहे हैं अपनी संस्कृति की, लेकिन हम भी उसमें फंसे हुए हैं। हमारी बोलचाल की भाषा आजकल यही रह गई है, हिंदी इंग्लिश मिक्स। हम लोग कोशिश करते हैं हिंदी में पूरी बात करने की, लेकिन मुंह से इंग्लिश के लफ्ज निकल ही आते हैं। सो आई ओपन द सेशन टू ऑल। जिसको भी कुछ पूछना है प्लीज आप चैट में लिख दीजिए या रेज हैंड कर दीजिए। और अभय जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभय जी आप अपना आप अपने आप को अनम्यूट सर्चना। अच्छा मैं कर देती हूँ। अभय आपको मेरी आवाज आ रही है? अभय जी is logged in from his own name. अब मराठे, आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट हिम, उनको करना पड़ेगा अब। अभय जी अच्छा कोई दिक्कत नहीं, जब तक और कोई क्वेश्चंस है सर्चना चैट में, आई एम अनएबल टू सी। इसमें हेमराज जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्ते। At what age can we teach our children about our Hindu calendar? अखिल सर्राफ is asking भाभी। अच्छा आप उम्र में अपने बच्चों को हिंदू कैलेंडर सिखा सकते हैं? कोई उम्र नहीं है जी। जैसे अपने घरों में जैसे आप एबीसी जब सिखाते हैं, अगर आप चक्कर ये देखिए, जितना मेरा अनुभव है, बच्चों को हम कोई कुछ चीज सिखा नहीं सकते, जब हम वो जीना शुरू कर देते हैं बच्चे अपने आप फॉलो कर लेते हैं। तो अगर आप रोज करते रहेंगे ना, तो अगर आप पहले करेंगे तो बच्चे करना शुरू कर देंगे। आई रिमेम्बर जब हम स्कूल में थे तो करिकुलम में था हिंदी मास के हमें सिखाए गए थे, और आजकल आई डोंट नो, हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, हमने अपने बच्चों को भी सिखाए थे हिंदी मास के नाम, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया। उनके लिए सिर्फ एक स्टडी बन के रह गई, जैसे पर्यायवाची शब्द सीख लिए, ऐसे ये हिंदी महीनों के नाम हैं। बट आजकल क्या है स्कूल में, आई एम नॉट अवेयर। बट अगर हम घर में अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो मे बी हम बच्चों को सिखा पाए। सपना दी, अभय जी इज अनम्यूटेड नाउ। हाँ जी अभय जी बोलिए। अभय जी ये तो आवाज आ रहा है? आ रही है बोलिए। हाँ हाँ, कुछ नहीं, अच्छा हुआ कार्यक्रम, आप सब महिला लोग मैनेज कर रही है ऐसा लग रहा है। हाँ जी, और बहुत अच्छा है ये, क्योंकि हमारे घर में जो संस्कार जो किया जाता है वो ज्यादा महिला ही संभालती है। चाहे घर में शाम को आरती करना है या कुछ करना है या स्कूल में जाना है तो महिला ही जाती है, पालक सभा में ज्यादा करके। तो महिलाओं को ये विषय समझना बहुत जरूरी था, और आज सपना मैडम भाभी जी ने वह काम कर दिया है कि काफी महिलाओं तक ये विषय पहुंच गया है। यदि हम स्कूल में जो सिखाया जाता है उसे ठीक करें, कानूनी तौर पर ये अपने को परमिशन है, अधिकार है, अपना जन्म सिद्ध हक है कि हम इस कैलेंडर को यूज करें। जिस प्रकार लोकमान्य तिलक कहते थे ना, स्वराज जहाँ मेरा जन्म सिद्ध हक है, इस प्रकार ये अपना हक है। हम अपने आधार कार्ड से लेकर हर कार्ड के ऊपर ये तारीख की मांग करना चाहिए, वो आसानी से हो जाएगा। जितनी मांग बढ़ेगी उतना गवर्नमेंट को लागू करना क्रम प्राप्त होगा। ये तो हमें सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी। आप जैसे लोग ही पहुंचा पा रहे हैं, और आप जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी है सरकार तक आवाज पहुंचाने की,
क्योंकि सरकार भी इस विषय सर्कल में ही फंस गई है। नहीं, अभी ऐसा है कि अपने पंतप्रधान और राष्ट्रपति उनके पत्राचार में ये तारीख लिखना शुरू हुआ है। हाँ, ये तो बहुत ही खुशखबरी है कि हाँ, उन्होंने अपने व्यवहार में ये चेंज लाए हैं और नेशनल लेवल पे फिर ये शुरू हो गया है, मतलब। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। उनके पत्राचार में बड़ी लेवल में शुरू हुआ है। राष्ट्रपति और पंतप्रधान के मेरे पास आए, बाकी मंत्रालय के आए नहीं मेरे पास। वो भी मालूम पड़ेगा। आप दिल्ली में है तो जरूर आपको जल्दी मालूम पड़ेगा हमारे से ज्यादा। अभय जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने काम किया है, मतलब ये आप कितने सालों से कर रहे हैं और फंड्स कैसे इकट्ठा करते हैं और आप लोग कैसे इसका प्रचार कर रहे हैं, ये बताएंगे जरा सा? 2004 या 2003 से मेरा काम शुरू है। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जन कल्याण समिति के ओर से एक कैलेंडर निकाला गया था। बाद में विश्व संवाद केंद्र की ओर से हमने डायरिया निकाल के प्रचार शुरू किया। लेकिन हर एक संस्था के पास अपना अपना एक उद्दिष्ट रहता है, जिस उद्दिष्ट की ओर उनका जो धन मिलता है वो उसमें खर्चा हो जाता है। तो उनकी सहायता से हमने तो कर लिया काम, लेकिन इस विषय को बढ़ावा नहीं मिल रहा था। तो हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता जो है, एक नाम लेने जैसे, यानी आबा साहेब पटवारी करके डोंबिवली के, बाद में यहाँ के अनिल जी भालेराव है, माधवराव जी चितले है, जिन्होंने ये विषय हमारे और दे दिया, हमारी तरफ दे दिया, यहाँ समझाया पहले, जो जागतिक जल तज्ञ हैं। तो उन्होंने ये विषय हमें बताया और एक 6 साल पहले हमने आबा साहेब पटवारी जी के मार्गदर्शन में एक संस्था निकाली, रजिस्टर की, और अभी राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच हम देश भर में कार्यकर्ता बना रहे हैं, सभासद बना रहे हैं। आपके पास डिटेल है, आप बता सकेंगे, उसमें मैं ज्यादा समय नहीं देता। आपको जो कुछ आपकी सहेलियां चाहती होगी उनको आप बता सकती है। अभी भी कैलेंडर उपलब्ध है, किसी को होना है तो हम भेजने वाले हैं। कंसेशन भी दिया हुआ है, आप मंगवाएगी तो मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है अभय जी, थैंक यू। और भी लोगों के सारे क्वेरीज हैं, तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच, ये 150 रुपए का कैलेंडर है। 1 सेकेंड, 200 रुपए का कैलेंडर है और इसमें वैल्यू कम से कम 2 लाख रुपए की है, क्योंकि सारे हमारे देश की, कम से कम मैं कह रही हूँ, अनमोल है। कोई भी कैलेंडर या कोई भी ऐसी चीज हो जो आप में सेंस ऑफ इवोक करे, नेशनलिज्म, प्राइड, अपने देश पे गर्व करना जो सिखाता है और जो आपको अपनी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ता है, वो प्राइसलेस है। आज शुक्ला जी का सचना, शुक्ला जी, सपना जी, एक ये राष्ट्रीय मंच वाले भी हैं हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। हाँ जी, और शुक्ला जी का करके फिर हम उनसे भी बात शेयर कर सकते हैं। ठीक है। शुक्ला जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। रचना, चैट में भी लोगों के क्वेश्चन हैं, प्लीज टेक देम। हाँ, ये है राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच वाले जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये लोग। आप इनसे आप कुछ पूछना चाहते हैं जी? शुक्ला जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। RDPM लिखा है ना वंदना दी, RDPM वो भी पूछ। हाँ जी, बोलिए। आ रही आवाज आ रही है हमारी? आ रही है। हाँ, धन्यवाद। एक्चुअली मैं जो हमारा मंच है, हमारे मुख्य प्रवर्तक मराठी जी ही हैं, उनकी छत्र छाया के अधीन रह के ही हम अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं। तो मराठी जी ने बहुत सारी चीजें बता चुके हैं और धन्यवाद। और आपका जो कार्यक्रम है वो बहुत ही उच्च दर्जे का और हमारे लिए इतना सहायताप्रद होगा कि हम देखते हैं, वक्त आएगा तो उसी वक्त के हिसाब से हमें आपके इस प्रोग्राम का कितना फायदा हुआ ये जान पाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपकी सहायता नहीं की है, आपने हमारी सहायता की है कि हमारी आंखें खोली हैं, क्योंकि हमें तो जिस चीज के बारे में पता भी नहीं था, हमने तो उसके बारे में सिर्फ आपसे सीखा, आपसे सुना और फिर उसकी रिसर्च हुई है। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये तो कोइंसिडेंस है कि ये
अशोक शुक्ला जी के बहुत बड़ा अशोक राष्ट्रीय चिन्ह और ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान हम खोते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं जन सामान्य। हाँ। धन्यवाद। मराठी जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, कौन अशोक शुक्ला क्या? जी हाँ जी। हेलो सर, अशोक शुक्ला। हाँ हाँ, वही वही पूछ रहा था क्योंकि नमस्कार। देखा नहीं है आपने। फोन पे ही बात हुई है। चलो। अच्छा, कोई और सर? somebody asking कोई ऐप है जो आप रिकमेंड करते हैं जिसमें हाँ हम जी, हाँ, जो मैं बताना चाह रही थी, इन्होंने ये अभय जी भी बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐप डेवलप करा है मोबाइल पे, वो कन्वर्टर है। अभय जी आप बता दीजिए। नहीं नहीं, वो ऐप का आइकॉन दिखा दीजिए, कैलेंडर पे दिया है हमने पहले पेज पे, तो लोगों को समझ में आएगा। इंडियन नेशनल कैलेंडर, पहला पन्ना, जानकारी का पन्ना जो है ना, हाँ हाँ, उसके नीचे नीचे हाँ, ये हाँ ऐप मैं अपने टीम को तो मैं भेज दूंगी, क्योंकि मेरे पास हाँ हाँ मोबाइल में ऐप है, बेसिकली कन्वर्टर है ग्रेगोरियन डेट को अपने हिंदू उसमें उसमें आप दोनों कर सकते हैं। और इसमें पूरे इन्होंने दिए हुए हैं कि कैसे रिजर्व बैंक ने माना है, गवर्नमेंट की कौन से उसमें ये चीज लागू है। ये बेसिकली अगर हम चाहें आज से ही हम सब कुछ शक संबत में कर सकते हैं, ग्रेगोरियन की जरूरत ही नहीं है। मैं आप सबसे एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ। 90% हम लोग सब यहाँ पे जो एकत्रित हुए हुए हैं, सब दशहरे की पूजा करते होंगे, दिवाली की पूजा करते होंगे। तो दशहरे पे चाहे किसी को पता है या नहीं पता, लेकिन आज भी हम पुराने अपने शक संबंध के हिसाब से ही अपना दस्तावेज शुरू करते हैं। हमारी जो बही खाते होते थे, आजकल हम कंप्यूटर की पूजा करते हैं, पहले बही खाते की करते थे, तो उसमें भी हम संवत के हिसाब से ही डालते हैं और रेट डालते हैं सब चीजों के। हुआ ये कि हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं और जो हमारे त्योहारों का मेल है, वो तो विक्रम संवत शक संवत से चल ही रहा था। ग्रेगोरियन से कभी वो जुड़ाव हुआ नहीं, क्योंकि वो बहुत एलियन सिस्टम था, वो बहुत डिफरेंट सिस्टम था। और वो ग्रेगोरियन कैलेंडर इतना हावी हो गया और वो कहीं छूट गया, दोनों साथ में नहीं चले। रिफॉर्म्स कमेटी ने ये बताया है दोनों को साथ में चलना है। अगर एक डेट वो है तो वो भी रहेगी, दोनों डेटें बराबर की, एक बड़ी एक छोटी नहीं, दोनों बराबर की डेटें, परंतु रही नहीं, सिर्फ ग्रेगोरियन छोड़ती चली गई। इसी के लिए अभय जी मराठी जो काम कर रहे हैं, अभय जी आप कुछ कहेंगे? हाँ, यानी शुरू में तो हर चीज में हमने ऐसा किया था, जो 16 आने का रुपया और 100 पैसे का रुपया साथ में चलाया था। कल्पना ऐसी थी कि कुछ दिन साथ में चलाएंगे और एक दिन उनकी उंगली छोड़ देंगे, अपने ही स्टेप पर चलते रहेंगे। और इस कैलेंडर के मेघनाथ सहाने कमेटी के लास्ट पन्ने पे लिखा है कि यदि हम इसको स्वीकार करेंगे भारतवासी, तो ये ग्लोबल कैलेंडर हो सकता है। आज भी उन्होंने कैलेंडर ढूंढना चालू है, लेकिन हम जिन्होंने उसको स्वीकार किया है उसकी अच्छाइयां हमें मालूम है, तो भी हम उसको आगे नहीं लेके जाते। जब हम आगे लेके जाएंगे तो जरूर पूरी दुनिया इसको स्वीकार करे। जैसे 7 बार स्वीकार है, आपने बताया ना, आपने ही बताया 7 बार विश्व ने स्वीकार किए, पूरे सप्ताह विश्व ने स्वीकार किया। जागतिक जल दिन भी विश्व ने स्वीकार किया, वो 22 मार्च यानी 1 चैत्र है। वो हम क्यों नहीं बोले 1 चैत्र को जागतिक जल दिन है। और ये जो आप बता रहे हैं ना अभय जी, रोमन कैलेंडर ने भी जब शुरू करा था, उन्होंने भी मार्च को ही माना था, 21 मार्च को, क्योंकि हिंदू यहीं से गया था। वो 21 मार्च ही उस समय उन्होंने अपना न्यू ईयर डे माना, पर क्योंकि उनकी लूनर और सोलर में तालमेल बैठा नहीं, तो वो होते होते 1 जनवरी पे पहुंच गया। जब 1 जनवरी पे नया साल पहुंचा, तब इंग्लैंड में बहुत हड़कंप मचा था कि हमें नहीं चाहिए, नया साल होना चाहिए जब नया जीवन निकलता है, जब नई लाइफ आती है। तो 21 मार्च उन्होंने भी उस समय माना था, पर उनके मिस कैलकुलेशन की वजह से वो जनवरी में पहुंच गया, जो अब पूरा विश्व मना रहा है जनवरी। और तो जनवरी व्यवहार में लाने के लिए कानून करना पड़ा, कानूनी तौर पे उन्होंने ये किया। हमारे देश में भी कानून होना चाहिए। ये कैलेंडर की तारीख लिखने के बाद किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हमें कार्रवाई करने नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन कोई हमारे प्रतीकों का सम्मान करना नहीं जानता, समझा के भी नहीं करता, तो उसको सिखाना ही पड़ेगा ना। करके वोडाफोन के आगे हम गए,
हमें करना पड़ेगा ना पहले अभय जी, पहले हमें अपने प्रतीकों को समझना, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था, हमें समझना होगा। पहले तो यू शुड नो अबाउट योर राइट्स। पहले जब राइट ही नहीं पता तो उसके लिए लड़ेंगे क्या? चलो अभी इस बहाने आप तक लोग विषय पहुंचा है, नारी शक्ति अभी इसमें ज्यादा तेजी से काम कर सकेगी। यस, राजधानी में ही ज्यादा जल्दी नारी शक्ति तक पहुंचा है। चलिए, देखो, और ये अभय जी, पुष्पेंद्र जी को जिनको आपने बुलाया था, उनकी आप लोगों ने विमोचन किया था जब हाँ जी, कैलेंडर का, तो पुष्पेंद्र जी ने जो टॉक दी थी, वो टॉक सुन के मैंने कैलेंडर मंगवाया और ऐसे जुड़ के मात्र कल दोपहर में आपसे बात हुई और आज सेशन में आप हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कोई और कुछ कहना चाहता है? नहीं नहीं, बस अभी अच्छा हुआ प्रोग्राम। आप मेरे को पूरा प्रोग्राम भेजिए। दक्षेश पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दक्षेश जी, आप अनम्यूट कर दो सर्जना। दक्षेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ, सबको पहले मेरी तरफ से नमस्ते। अरे नमस्ते दक्षेश जी। नमस्ते मराठे साहब, कैसे हैं आप? अरे आज चेहरा देखा आपका। अभी 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 देखो, मैं इस विषय में एक बात कह सकता हूँ जितना मेरा समझ है, कि आज हमारा जो संस्कृति है वो पुनरुत्थान की तरफ लौट रहा है। तो उसके लिए सारी शक्तियां एक दूसरे के तरफ से मिल रही है। हाँ जी, और ये मिलना होगा आगे आने वाले वक्त में। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर आपकी संस्था का कुछ काम है तो हम करने के लिए तैयार है, हमारा संस्था का काम है, आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। बस मेरा यही कहना था। और ये मीटिंग का वीडियो है, इसको प्लीज कृपया करके शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कुछ इंस्टीट्यूशन के अंदर लेक्चर देने जाऊं तो मैं ये चीज बच्चों को समझा सकूं कि फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं। आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के लिए। जो मेरा ये कहना है। ये जो वीडियो है ये हमारे देवदीति फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे होगा। आपको लिंक आप कैसे ना सचना यहाँ पे एक बार अपना चैनल, अगर आप YouTube पे जाएंगे और आप देवदीति फाउंडेशन लिखेंगे तो आपके पास हमारे सब वीडियोस आ जाएंगे। इनका और आप फोन नंबर भी, सृजना इनका फोन नंबर भी ले लेते हैं, तो आप इनको फोन पे भी भेज सकती हैं। हाँ, आप अपना फोन नंबर चैट पे डाल दीजिए। ठीक है, मैं चैट पे डाल देता हूँ। हाँ, चैट पे डाल दीजिए, है ना। तो ऐसे ही हम लोग हाँ। जब जुड़ के चलेंगे तब हम संस्थाओं का, क्योंकि हमारी क्या मुहिम है, देवदीति की मुहिम यही है, अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए काम करना। और जितना जितना हम सब योगदान देते रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग की जरूरत है। एक क्वेश्चन और ले सकते हैं भाभी? पर बिल्कुल। प्रथमेश, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज बोलिए। प्रथमेश जी। रमेश पितरे, आपको खुद करना पड़ेगा अपने आप को। कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। हाँ जी, हो गया सर। हाँ, नमस्ते जी। मैं कुछ दिन पहले अभय जी मराठे से बात कर रहा था। अब मेरे भी जो कुछ ऐसे ग्रुप है मुझसे जुड़े हुए लोग, उनके साथ मीटिंग भी कर चुके हैं। मैं ठाणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। तो इसमें ऐसे मतलब डिस्कस किया, और वो जो ग्रुप है उसके भी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि क्योंकि ये मुहिम अभय जी मराठे ने औरंगाबाद से शुरू की है, तो वो मतलब एक जो छोटा वर्जन है कैलेंडर का, उसमें मराठी में ज्यादा करके लिखी हुई है जो भी जानकारी है वो, और महाराष्ट्र से जुड़े हुए जो प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व है या त्योहार है वो उसमें ज्यादा है। तो ऐसा एक कैलेंडर का वर्जन निकाला जाए, ये मैंने अभय जी मराठी जी से भी डिस्कस किया, जिसमें सारे त्योहार देश भर के जो महत्वपूर्ण है वो, और देश के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, स्वामी विवेकानंद, ये इन सब का जिक्र उस कैलेंडर में होना चाहिए, जो अभी मतलब मौजूदा कैलेंडर में मतलब मिला नहीं था। तो उस दिशा में मतलब मैं कुछ जानकारी जुटाने का काम स्वयं अकेला थोड़ा कर रहा हूँ। मैंने मुझे सुझाव मिला अभय जी मराठे से कि वो जो सदस्य है राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच के 15-16, तो उनके साथ एक नया ग्रुप बना के ये सुझाव आगे रख के उस पे काम किया जाए। लेकिन फिर मेरी समझ में आया कि मुझे ऐसे लगा कि पहले
मैं अपनी ओर से एक डेटाबेस तैयार करूं, फिर वो उनके सामने रख सकता हूं और उसमें जो भी एडिशन या क्या क्या हम निकाल सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ऐसा जरा ओवरबर्डन हो जाएगा, बहुत ज्यादा जानकारी हो जाएगी कैलेंडर में जो शायद सारी की सारी डालना भी मुमकिन ना हो, तो वो बाद में मतलब सब मिलके कर सकते हैं काम। तो उसी में फर्स्ट स्टेज मैं अपनी ओर से डेटा पूरा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक हिंदी में वर्जन निकाला जाए जो कॉमन हो पूरे देश भर के लिए, और फिर बाद में जैसे काला निर्णय का गुजराती में अलग, मराठी में अलग ऐसे कैलेंडर रहते हैं, वो बाद में मतलब जैसे जैसे पॉपुलर होता है ये कैलेंडर वो किया जा सकता है, लेकिन एक कॉमन देश भर के लिए वर्जन हिंदी में बनाए, ऐसा ही मतलब विचार था मेरे मन में। तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ अभय जी के साथ, बस ये मतलब मुझे आगे रखना था। और इसके बारे में अगर मतलब किसी का कोई और सुझाव हो या किसी और के कुछ विचार हो तो मतलब जानना चाहेंगे। इतना ही बस। थैंक यू। अभय जी कुछ कहना है आपको? नहीं, बता दिया है मैंने इतना मेरा ही। विचार हाँ। उनको। अभी ये जब सारे प्रांतों के लोग अपने इकट्ठा हो जाएंगे तो वो सुधार करना आसान है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए किशोर जी, बोलिए। मैं कर्नाटक बेलगाम से हूँ और राष्ट्रीय समिति का सदस्य हूँ। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मोदी जी ने अभी अभी हमारे रिटायर्ड कैप्टन धोनी जी को जो पत्र लिखा है, उस पत्र में भी इसी दिनांक, इसी तारीख का उन्होंने उपयोग किया है। इसका प्रचार हो जाना चाहिए, बस इतना ही। सर ऐसे ही मंचों से थोड़ा थोड़ा लोकल सब डाउन टू अर्थ लोग जो नहीं है लाइमलाइट में, उनके पास समाचार पहुंचेगा, धीरे धीरे ही ये हमारा मुहिम आगे बढ़ेगा। और बहुत अगर हम कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो बहुत मुश्किल है लोगों को ग्रहण करना। वैसे ही आप देख रहे हैं आजकल के बच्चे हिंदी में बात तक नहीं कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते। और अगर हम इसको जैसे उन्होंने बोला कि उसमें उनकी तस्वीर और उनका ये सब डालते हैं, हमें इसको बहुत सिंपल रखना है टू स्टार्ट विद। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी इस चीज को आगे पब्लिकली लेके आए वो उसको सिंपल फॉर्म में रखे। आप लोग बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं इस उसमें, लेकिन अगर जितना हम इसको सिंपल रखेंगे उतना बच्चों को, हम लोगों को भी, मैं अपने बच्चों की नहीं हम सब की भी बात कर रही हूँ, उतना हम लोगों के लिए इजी होगा तो उसको ग्रहण करना। आपका शुभ नाम? हाँ जी, आपका शुभ नाम? सॉरी, आपका? वंदना, वंदना गुप्ता। वंदना हूँ, देव दीदी की को फाउंडर हूँ। और मेरा शुरू से प्रयास यही रहा है कि जितना सिंपल वे हो जो उतना ही आप जल्दी लोगों को दे सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं दे सकते। और किसी ने अभी चैट में लिखा आपकी माता जी की मराठी जी की एक टॉक है 29 तारीख की, एम आई राइट? हाँ है, बेलगांव में। अच्छा, तो हम आपके टॉक में जरूर शामिल होने की कोशिश करेंगे। Anybody else? अभी तक आई नहीं है, वो उन्होंने अरेंज किया है, वहाँ गदाधर करके है। जी गदाधर, he wants to say something. Can we unmute him? Anji, we have unmuted him. Okay. Yes, namaste everybody. I am Gadadhar from Bangalore. नमस्ते गदाधर। नमस्ते अभय जी। नमस्कार। तो हम कर्नाटक में बैंगलोर और हमारा आंध्र प्रदेश हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, उधर से हम ये अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी। और ये कैलेंडर हम चाहते हैं कि तेलुगु में भी पब्लिश हो, और इसको हमारे स्कूल में तो पढ़ाएंगे ही, स्कूल में तो इम्प्लीमेंट करेंगे ये डेट। तो आपसे 30 तारीख को दोबारा मिलेंगे। हाँ जी, याद है मेरे को। हाँ सर। अब मैं आप सबसे अगर विनती करूंगी, वी हैव टू क्लोज द सेशन, क्योंकि हम 5 बजे तक का रखते हैं और अब हमें 5:10 हो गए हैं। और
मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। आप बड़े बड़े लोगों ने आके हमारे देवदीदी फाउंडेशन की शोभा बढ़ाई और हमारे मुहिम को अपना मुहिम समझ के आप लोग यहाँ प्रेजेंट हुए। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से, हम सब महिलाओं की तरफ से थैंक यू सो मच। भाभी आप? हाँ, अभय जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस अभी समय हो गया है, बाद में फिर कभी भी मीटिंग को आप बुलाइए, आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सजना से रिक्वेस्ट करूंगी, सजना अभी इसका टाइम लेके ना, और हम देवदीदी के लिए एक पर्टिकुलर टॉक इन्हीं की रखवा सकते हैं, तो दिनदर्शिका के बारे में ये सबको बताएं, है ना? आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया। हाँ वंदना, वी शुड डू दैट, है ना? अच्छा, और इसी नोट के ऊपर ये जो अभय जी कल आपने मुझे फोन करा, फिर उनका हेमंत जी का वहां से फोन आया, और दिनेश जी गुप्ता का फोन आया, तो मतलब 2 दिन में ही लग रहा है कि बहुत कुछ देवदीदी की लाइफ में, मेरे द्वारा देवदीदी की लाइफ में बहुत सारे इकट्ठे चेंजेस आए हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब संयोग जुड़ते हैं तो किसी कारणवश जुड़ते हैं, कुछ अच्छा होना होता है, हम सबों के माध्यम से कुछ अच्छा होना है देश के प्रति, समाज के प्रति, तो हम सब मिलके उस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी का। और मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है, इतनी नॉलेज मुझे थी नहीं, मैंने बहुत सारे सोर्सेस से अपनी स्टडी करी है पिछले 15-20 दिनों में। अगर किसी को प्रेजेंटेशन चाहिए, स्कूलों में प्रेजेंट करनी है, कहीं प्रेजेंट करनी है, तो ये देवदीदी फाउंडेशन की प्रेजेंटेशन है। अगर आप लोग चैट में अपना नाम नंबर दे देंगे तो हम आपको वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम सबका उद्देश्य यही है कि मैसेज हर जगह पहुंचे, जिस भी तरीके से पहुंचे। और उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में मैंने लिंक्स भी डाल दिए हैं कि कौन से रेफरेंसेस उठा के, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज को कंडेंस करना 45 मिनट्स में ह्यूमनली इम्पॉसिबल था, तो उसमें बहुत सारे लिंक्स हैं, अगर कोई देखना चाहे तो यू आर ऑल वेलकम टू दैट ऑल्सो। अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार। देवदीदी फाउंडेशन के सेशंस में आप सब लोगों का स्वागत है। सचना, द सेशन फॉर टुमारो? टुमारो वी हैव नो सेशन सपना दी, मंडे को हमारा सेशन है। अच्छा, ओके, ऑलराइट। किसका सेशन है? मंडे को हमारा सेशन है जी मालविका कौरा, जो हमें कुछ फैशन के बारे में बताएंगी। अभय जी, जैसे आपने देखा, ये देवदीदी फाउंडेशन सिर्फ एक ही आयाम पे काम नहीं कर रही, ये बहुत सारे वर्टिकल्स में काम करती है, और जो लेडीज को रुचि होती है उन सब चीजों को लेते हुए, जोड़ते हुए, पर अपने देश की सभ्यता और संस्कृति की तरफ मोड़ते चले जाते हैं, तो सारी चीजों को लेके चलते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, थैंक यू।